का नाम झांग फेंग है। वह एक मनोवैज्ञानिक डॉक्टर है। 6 महीने पहले उसने एक ऐसा अजीब मामला देखा जिसे विज्ञान द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता। उस दिन उसे एक माँ का फोन आया जिसने झांग फेंग को उनके घर आकर उनके बेटे की मानसिक स्थिति का आकलन करने के लिए आमंत्रित किया। झांग फेंग कार चलाकर उस माँ के निवास स्थान पर पहुंचा। दरवाजे पर उसने झांग फेंग को अपने बेटे की बीमारी के बारे में बताया। उसका बेटा 15 साल का है और ऑटिज्म से पीड़ित है। वह पूरे दिन अपने कमरे में बंद रहता है और किसी से बात नहीं करता। उसे चित्र बनाना पसंद है जिससे वह शांत हो जाता है, लेकिन हाल में वह मानसिक अस्थिरता के लक्षण दिखा रहा है। उसकी चित्रकला शैली और भी अजीब होती जा रही है, यहाँ तक कि कभी-कभी अचानक जमीन पर बैठकर पागलों की तरह चिल्लाने लगता है और फिर कहता है कि वह मरने वाला है। माँ अपने बेटे की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित थी, इसलिए उन्होंने झांग फेंग को ढूंढा। उम्मीद थी कि झांग फेंग उनके बेटे की मदद कर सकेंगे। इसके बाद झांग फेंग लड़के के कमरे के दरवाजे पर पहुंचे। अपनी मंशा बताने के बाद धीरे से दरवाजा खोला। स्टील के फर्श पर ब्रश और रंग बिखरे पड़े थे, जैसे कि एक चित्रकार बिना प्रेरणा के किए गए काम जैसा। कोने में एक दुबला पतला लड़का बैठा था। वह चित्रफलक को पकड़े हुए कुछ लिख रहा था और बुदबुदा रहा था, लेकिन झांग फेंग उसकी बात नहीं समझ सके। लड़के ने सिर घुमाकर झांग फेंग को देखा और पूछा, क्या झांग फेंग जानना चाहते हैं कि उसने क्या चित्रित किया है? झांग फेंग एक पल के लिए स्तब्ध हो गए। यह वह पहली बार था जब वह ऐसे मरीज से मिल रहे थे। उनके दिमाग में तुरंत एक विचार आया, यह लड़का सिर्फ आत्मकेंद्रित नहीं है, उसके पास और भी कुछ मानसिक बाधाएं होनी चाहिए। इसलिए झांग फेंग ने दिखावा किया कि वह बहुत उत्सुक है और लड़के के पास जाकर कहा कि वह वास्तव में जानना चाहते हैं। फिर लड़के ने एक गड्डी चित्रों वाली कागजें निकालकर उन्हें दे दी। झांग फेंग ने उन चित्रों को देखा और वह चौंक गए। उन चित्रों में सभी कुछ आपदा घटनाएं वर्णित थीं। पहला चित्र एक रेस्तरां में आग की घटना थी। दूसरा चित्र एक यातायात दुर्घटना का था। तीसरे चित्र में कुछ लोगों को गोली मारकर खून में लथपथ दिखाया गया था। जब झांग फेंग चित्र देख रहा था, लड़का बगल में उन घटनाओं से संबंधित समय का उल्लेख कर रहा था जो आने वाले कुछ दिनों में होने वाली थी, और उनमें से एक गंभीर घटना में वह खुद मर जाएगा। वह झांग फेंग से उसे बचाने की उम्मीद कर रहा था। झांग फेंग ने निश्चित रूप से लड़के की बातों पर विश्वास नहीं किया। उसने माना कि यह एक प्रकार का परनोइया है, इसलिए वह कमरे से बाहर निकलकर लड़के की मां को तलाशने गया। झांग फेंग ने लड़के की मां को बताया कि वह तुरंत घर जाकर लड़के के लिए एक मनोवैज्ञानिक उपचार योजना बनाएगा और अगले दिन आकर औपचारिक रूप से उसका उपचार शुरू करेगा। लेकिन अगले दिन एक अजीब घटना हुई कि झांग फेंग जिस रेस्तरां के पास से रोज गाड़ी चलाते हुए गुजरते थे, उसमें अचानक आग लग गई और वह दृश्य लड़के की बातों के बिल्कुल समान था। झांग फेंग वहीं खड़ा रह गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि लड़के को यह कैसे पता चला, लेकिन अब चाहे यह संयोग हो या नहीं, उसे जल्दी से लड़के के पास जाकर उसकी बातों में बताए गए अन्य 2 हादसों के बारे में पूछना होगा। जब वह लड़के के घर पहुंचा तो मुख्य द्वार बंद था। बहुत देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार झांग फेंग ने पड़ोसी से पता किया। पड़ोसी ने कहा कि लड़का पागल हो गया था। 1 घंटे पहले उसके माता पिता उसे मानसिक अस्पताल ले गए थे। झांग फेंग ने जल्दी से अस्पताल का पता पूछा और तुरंत अस्पताल की ओर दौड़ पड़ा। रास्ते पर कार में टेलीविजन पर एक समाचार प्रसारित हो रहा था। झांग फेंग ने आवाज बढ़ा दी। यह एक गोलीबारी की घटना थी जिसमें एक बड़े सुपरमार्केट में एक अपराधी ने शॉटगन लेकर कई लोगों को मार डाला। जल्द ही खबर में एक शेनचांग की फोटो दिखाई गई जो दृश्य लड़के की बात से बिल्कुल मिलता जुलता था। झांग फेंग बेहद चौंक गए। क्या सचमुच वह लड़का भविष्यवाणी कर सकता है? जब झांग फेंग अस्पताल पहुंचे और बीमार कक्ष का दरवाजा खोला तो उनके सामने का दृश्य उन्हें स्तब्ध कर गया। लड़का अस्पताल के बिस्तर पर बंधा हुआ था। वह दर्द से चिल्ला रहा था और उसके माता पिता बिस्तर के सामने खड़े थे। उनके चेहरे पर निराशा थी। डॉक्टर ने झांग फेंग को बताया कि लड़के की हालत बहुत गंभीर है और यहाँ तक कि उसे शांत करने के लिए दवा देने के बाद भी उसे शांत नहीं किया जा सकता। उसने सुझाव दिया कि लड़के को एक बेहतर मानसिक अस्पताल भेजा जाए जहां अधिक उन्नत चिकित्सा उपकरण और पेशेवर चिकित्सा कर्मचारी हों, और फिर एक एम्बुलेंस और 2 चिकित्सा कर्मचारियों की व्यवस्था की। झांग फेंग ने उनके साथ जाने का निर्णय लिया, लेकिन न जाने क्या कारण था कि लड़का गाड़ी में चढ़ने से पहले जोरदार विरोध कर रहा था और गाड़ी में चढ़ने से इनकार कर रहा था। बाद में भी गाड़ी में बैठा वो लगातार चिल्लाता रहा। उसने कहा कि आपकी गाड़ी को रुकना चाहिए, नहीं तो सभी लोग मर जाएंगे। अचानक झांग फेंग को लड़के की बातें याद आईं। वह यातायात दुर्घटना, एक एम्बुलेंस और एक ट्रक के टकराने का भयानक दृश्य था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड बाद दुर्घटना हो गई। काउसुबुलु पर 2 कारें आमने सामने टकरा गईं। दोनों चालकों की मौके पर ही मौत हो गई। झांग फेंग उस हादसे में अकेला बचा। बाकी लोग इस त्रासदी से नहीं बच सके। झांग फेंग की जान तो बच गई, लेकिन उसकी दोनों टांगें टूट गईं और वह अस्पताल में 6 महीने के बाद ही ठीक हुआ। मैं गंभीर अनिद्रा का मरीज हूँ। मेरी रोज की नींद 10 मिनट से ज्यादा नहीं होती है और मुझे अंधेरे का बेहद डर है। इसलिए हर बार जब मैं सोता हूँ तो बाथरूम की लाइट ऑन रखता हूँ। कमरे की रोशनी मुझे कुछ हद तक सुकून देती है, लेकिन मेरी अनिद्रा पर काबू नहीं पा सकती। मैं अब भी बेचैन होकर करवटें बदलता रहता हूँ, मानो भय और अकेलेपन की जगह पर लेटा हूँ। फिर एक दिन मैंने करवट ली। इस बार मेरा सिर पलंग की ओर था। मुझे लगा कि मैं आंखें खोलकर सो गया हूँ और मैंने चादर को एक तरफ धकेल दिया है। धुंधली चेतना में मैंने जैसे किसी आकृति को देखा। उसने एक कोट पहना हुआ था और टोपी लगाई हुई थी। उसका चेहरा स्पष्ट नहीं था। मैंने देखा जैसे उसके खुले मुंह के अंदर टुकड़े टुकड़े कागज के समान भाग थे। जब उसने मुंह खोला तो ही लाला जैसी आवाज निकली। मैं रुक नहीं सका और हाथ बढ़ाकर छू लिया।
मैंने महसूस किया कि मैं एक अनंत चक्र में फंस गया हूं। ये घटना 2 साल पहले की है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अभी भी डर जाता हूँ। उस समय मैं एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन था। वास्तव में मैं कितनी उच्च प्रतिष्ठा थी इसकी परवाह नहीं करता, बल्कि मेरे द्वारा निर्मित सुंदरता को अधिक महत्व देता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में उन चीजों पर प्लास्टिक सर्जरी करूंगा। उस दिन असल में मैं छुट्टी पर था, लेकिन हमारे विभाग के निदेशक ने मुझसे कहा कि मैं उनकी रात की शिफ्ट करूं, क्योंकि उन्हें कुछ पारिवारिक काम निपटाना था। पूरे दिन काम करने के बाद मैं पहले से ही बहुत थका हुआ था, सिर भी चकरा रहा था और बिल्कुल भी रात की शिफ्ट में काम करने का मन नहीं था। लेकिन जब निदेशक ने कह दिया तो मैं मना भी नहीं कर सका। आधी रात को मैं और भी थक गया था और सोच रहा था कि आराम करने के लिए आराम गृह में थोड़ी देर के लिए हवा खाऊं। ये घटना 2 साल पहले की है। अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूं तो मैं अभी भी डर जाता हूं। उस समय मैं एक प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जरी अस्पताल में प्लास्टिक सर्जन था। वास्तव में मैं कितनी उच्च प्रतिष्ठा थी इसकी परवाह नहीं करता, बल्कि मेरे द्वारा निर्मित सुंदरता को अधिक महत्व देता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वास्तव में उन चीजों पर प्लास्टिक सर्जरी करूंगा। उस दिन असल में मैं छुट्टी पर था, लेकिन हमारे विभाग के निदेशक ने मुझसे कहा कि मैं उनकी रात की शिफ्ट करूं, क्योंकि उन्हें कुछ पारिवारिक काम निपटाना था। पूरे दिन काम करने के बाद मैं पहले से ही बहुत थका हुआ था, सिर भी चकरा रहा था और बिल्कुल भी रात की शिफ्ट में काम करने का मन नहीं था। लेकिन जब निदेशक ने कह दिया तो मैं मना भी नहीं कर सका। आधी रात को मैं और भी थक गया था और सोच रहा था कि आराम करने के लिए आराम गृह में थोड़ी देर के लिए हवा खाऊं। जब मैं कपड़े बदलकर लेटने की तैयारी कर रहा था, अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी और फिर तुरंत ही शांति छा गई। मुझे लगा कि मैं बहुत थक गया हूं और मुझे सुनने में धोखे हो रहे हैं। लेकिन लेटने के बाद मैंने फिर वही आवाज सुनी। मैं बेहद थका हुआ दरवाजे के पास जाकर देखना चाहता था कि आखिर ये क्या है। अंधेरी ठंडी रात में जैसे मुर्दा घर की तरह अचानक मैंने देखा एक आदमी की छाया गलियारे के अंत में खड़ी है। डॉक्टर, क्या आप मेरे साथ आ सकते हैं? मैं उलझन में उनके चेहरे की तरफ देख रहा था। पता नहीं था क्या करना है या क्या कहना है। थोड़ी असहजता के साथ मैं समझ नहीं पा रहा था। अचानक एक अदृश्य हाथ ने मुझे जोर से खींचा, जिससे आया भय ने मेरा शरीर लकवाग्रस्त कर दिया। 123। मैं चिल्ला भी नहीं पाया। काफी संघर्ष के बाद मैं आखिरकार उस ताकत से मुक्त हो गया। मैं जल्दी से कमरे में घुसा और सांस भी नहीं ले पाया कि दरवाजा खुद ही बंद हो गया। वो औरत न जाने कब अंदर आ गई और मेरे सामने चुपचाप खड़ी हो गई। एक ठंडी निराशा का माहौल पूरे कमरे में छा गया, जिससे मैं कांपने लगा और पसीने से भीग गया। मेरी टांगें इतनी कमजोर हो गईं कि मैं खड़ा नहीं हो सकता था और सिर्फ कुर्सी पर ढाकर बैठ गया। उस समय अचानक जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज कान फाड़ने वाली थी, जिससे पूरे शरीर में सिहरन हो गई। फिर उसने अपनी आंखें तरेरी। अचानक कंप्यूटर अपने आप चालू हो गया और स्क्रीन पर पृष्ठ लगातार चमकने लगा। ये लगभग 2 महीने पहले मैंने किया था, एक प्लास्टिक सर्जरी का केस। लेकिन उसके बाद मैंने उसे फिर कभी नहीं देखा। क्या यह सामने वाली महिला वही है? मैंने अपनी डर पर काबू पाने की पूरी कोशिश की और उसकी ओर एक नजर डाली। पाया कि उसने भी अचानक सिर उठाकर मुझे देखा। मैं अंततः साफ साफ देख पाया। शवगृह गया जो उसने मुझे बताया था। व्यवस्थापक को ढूंढा और उसकी लाश पाई। व्यवस्थापक ने मुझे उसका पूरा चेहरा बदल दिया, जिसे पहचानना संभव नहीं था। ये खबर सुनने पर और उस महिला के कल के अनुरोध के साथ मैंने अंततः उसका उद्देश्य समझा। मैं अभी भी बहुत डर रहा था। साहस जुटाकर भारी मानसिक दबाव का सामना करते हुए मैंने पूरी मेहनत से इस असाधारण प्लास्टिक सर्जरी को पूरा किया। जब खनंशी मैं देखी सबसे सुंदर लाश है। इसे देखकर थोड़ा सिहर गया। एक लड़की की अंतिम इच्छा को पूरा करने में मैं मन ही मन बहुत खुश था। मेरे नजरिए में चाहे जीवित हो या जो गुजर चुके हों, सभी को अपना सबसे सुंदर पक्ष प्रस्तुत करने का अधिकार है। मैं बस यही उम्मीद करता हूं कि मुझे यह फिर से करने को ना मिले।